जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आवाज़ आ रही है पीछे? हेलो, इससे आवाज़ नहीं जा रही भाई। इसकी आवाज़ ये तो है। आज जो हमारे पास टॉपिक है बड़ा वसी है और बड़ा ज़रूरी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको समझना जो है, जब से इंसान वजूद में आया है वो दर्द के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। दर्द इंसान के दो किस्म के होते हैं, एक उसका रूह का दर्द है और एक उसके जिस्म का दर्द है। रूह का दर्द जो है जिस पे बहुत ज़्यादा खुदा ने पैगंबर भेजे जो इंसानों के दर्द को समझने के लिए, उनकी तकलीफ़ात को दूर करने के लिए दुनिया में आए। वो दर्द रूह के थे जो इंसानों ने इंसानों को दिए, लेकिन एक दर्द जिस्म से वाबस्ता था जिसे मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया इस पे। जब से इंसान वजूद में आया तब से दर्द उसके साथ था। बेशुमार लोगों ने इस पे काम किया। वो तारीख़ बड़ी लंबी है, अगर मैं उसको दोहराऊँगा तो एक लेक्चर तो उस तारीख़ पे चला जाता है। लेकिन मैं अपने हवाले से और होम्योपैथी के हवाले से बात करना चाहूँ कि होम्योपैथी ने दर्द में क्या किया और हमने दर्द में क्या किया। दर्द को ठीक करने में, कंट्रोल करने में हमारा और होम्योपैथी का क्या रोल रहा है, और क्या हमने इसको ठीक करने में कोई आसानियाँ पैदा की हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हैं, या कोई फार्मूला कोई ऐसा बनाया है, कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट किया है जिससे पे अमल करके हम दर्द को कंट्रोल कर सकें या ठीक कर सकें। दुनिया में अब दर्द को मैनेज किया जा रहा है कि इसको मैनेज किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी दुनिया की एक वाइड साइंस है कि जो दर्द को मैनेज नहीं करती बल्कि इसको ठीक करती है। दर्द पे सैकड़ों हज़ारों किताबें बड़ी पड़ी हैं कि दर्द, फ़लाँ जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, फ़लाँ जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं भी 25-30 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और हमने भी कुछ पैरामीटर्स, कुछ असूल तय किए हैं कि दर्द को समझना कैसा है, उसको ठीक कैसे करना है। और जो मेरी प्रैक्टिस ज़िंदगी की है और रोज़मर्रा की जो हमारी प्रैक्टिस है, हम वही आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने दर्द को कैसे देखा, उसको कैसे समझा, उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, कौन सी ऐसी अद्वियात थी, कौन से असूल ऐसे हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से मेथड हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेक्चर शुरू होने से पहले हम आज चूँकि मेरा अकेला लेक्चर है, वैसे हम कोई ना कोई साथ स्पेशलिस्ट भी रखते हैं,
जो पैथोलॉजिकल अप्रोच या दूसरी जो अप्रोचेज़ हैं या टेस्ट हैं या जो उनके बारे में कोई ना कोई हमारे पास साथ दोस्त होता है। और इस दफ़ा चूँकि पेयरली हमने दर्द को होम्योपैथिक पॉइंट से देखना था, तो इसलिए ये मैं अकेला लेक्चर कर रहा हूँ। और हो सकता है ये लेक्चर एक लेक्चर में दर्द हमारा ख़त्म ना हो, इसके हो सकता है 2-3 लेक्चर बने, पर कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ, आपको कोई रास्ता दिखा सकूँ, कोई ऐसा पाथ दिखा सकूं जिस पे आप चल के आप दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हमारा जो लेक्चर का एक और हिस्सा होता है जो हम कोई ना कोई अफ्रोज़म पढ़ते हैं नए लोगों के लिए। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, जो रूटीन में आते हैं उनको तो पता है। और वो अफ्रोज़म हम ऑर्गेनिन की जो बुक है एनिमन की लिखी उससे हम लेते हैं, और वो सीक्वेंस वाइज वो हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। और आज जो हमारे पास अफ्रोज़म है वो 161 है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात मशहूर भी है, और हमारे डॉक्टर जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं मर्ज़ को नकार रहा हूँ। तो ये अफ्रोज़म उसी से मुतल्लिक़ा है। अक्सर कहते हैं ना, वो मरीज़ जब ठीक नहीं होता या उसमें शिद्दत आ जाती है या ग्रेवेशन आ जाती है, तो वो कहता है मैं पहले तेरी मर्ज़ बाहर कढ़ांगा तो फिर मैं इसको ठीक करांगा। तो उस पर कुछ एनिमन ने फरमाया, ये भी आप ज़रा सुन लें। जब मैं यहाँ इस बात का अहाता करता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि होम्योपैथी दवा से मर्ज़ की अलामत में इजाफ़ा होता है, या दवा के इब्तदाई अमल में पहले घंटे में या पहले चंद घंटों में मर्ज़ की अलामात में इजाफ़ा होता है, ये बात हाद और हालिया बीमारी में बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब वो कहता है कि मौजूदा और एक्यूट बीमारी के बारे में तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एग्रीवेशन आती है। लेकिन जब हम क्रोनिक डिजीज़ को डील करते हैं, जब हम मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज़ की इलामात में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वो रद्द कर रहा है कि एक्यूट केसेस में तो मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज़ की इलामत में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। और वो बड़ा ख़ास खूबसूरत जुमला भी एनिमन का है कि आप जब किसी का इलाज कर रहे हो तो आप ऐसे इलाज करें कि जैसे मक्खन से बाल खींचा जाता है। तो लिहाजा तो मर्ज़ की अलामात में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी होता भी नहीं है अगर दवा सही तरह मुंतखब की हुई हो, जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ। और वो अफ्रोज़म जो है ये उस पर लागू होता है कि एक बंदे के अंदर मियाज़मेटिक कोई प्रॉब्लम है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई सिफिलिटिक है, कोई ऐसा मियाज़म है, और आप उसकी दवाई गलत सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? मर्ज़ ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाएगी। और ये प्रचार हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि आप क्रोनिक डिजीज़ को मियाज़मेटिक अप्रोच के बगैर ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते। वो 100 में से एक कोई मरीज़ इत्तफ़ाक़न ठीक हो जाएगा, सारे ठीक नहीं होंगे। और वो इस बात का यहाँ अहाता कर रहा है, और वो कहते हैं अगर आप सही दवा कौन सी होती है कि आप मियाज़मेटिक को भी कंसीडर करें, आप उसका टेम्परामेंट, मतलब आपको दवाई सेलेक्ट करने में जो ऑर्गेनिन की बाकी क्लॉजेस हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा, और स्पेशली मियाज़म को ज़रूर कंसीडर करना होगा, उसके बगैर आप मरीज़ को ख़राब कर देंगे। लिहाजा ये बात तो अब गलत हो गई है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जिसने होम्योपैथी ईजाद की है ये वो कह रहा है कि क्रोनिक डिजीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आपने दवा दुरुस्त, मसलन एक
एक केस है, फेफड़ों के अंदर टीबी है, तो आपने उसको ट्यूबरकुलोनियम या बेसिलिनियम दिए बगैर सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? काम ख़राब, बिगड़ सकता है। मसलन कहीं ज़ख़म है और ज़ख़म क्या वो बैक्टीरियल है या कोई मियाज़मेटिक है, और आपने डायरेक्ट उस पर पल्सटीला का इस्तेमाल कर दिया, सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया, लेक्सिस का कर दिया, तो क्या होगा? वो सप्रेस होगा और वो किसी वाइटल आर्गन पे जाएगा। ये डिजीज़ की नेचर है कि वो कम वाइटल आर्गन की तरफ से वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन जब वो ठीक होती है तो वाइटल आर्गन से कम वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब है कि ये बात ही गलत होगी, और हम जो इस बात का रोज़ प्रचार करते हैं वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है, वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है। और ऐसा होना मुनासिब तौर पर पहले, और मुनासिब तौर पर पहले कलील ताकत में दवा दी जाए और फिर इसकी ताकत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाए और दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए, दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए। और इस सफरोज़म को अगर आपको नहीं समझ आती तो 247 को भी साथ में ला के पढ़ें। मुज़मन अमराज की अलामात में इस तरह की ज़्यादती सिर्फ इलाज के इख्तिताम पर, जब बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हो सकती है। और वो ये कहता है कि जब आप समझते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया है, मुकम्मल ठीक हो गया, तो उस वक्त उसको आप एंटीसोरिक कोई मेडिसिन दे दें, ये जज करने के लिए कि मर्ज़ अंदर मौजूद है या ख़त्म हो गया। मसलन अगर उस वक्त जब वो बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप उसको एक सल्फ़र की डोज देंगे, अगर उसके मर्ज़ अंदर हुआ तो वो उभरेगा। उस वक्त एग्रीवेशन हो सकती है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसको रीचेक किया जा सकता है। उसको रीचेक कैसे? कोई सोरक मेडिसिन अप्लाई करेंगे, मतलब सल्फ़र करके उसको देखेंगे, तो अगर उसके अंदर मर्ज़ कहीं छुपा हुआ रहता है तो वो दोबारा उभरेगा। तो वो कहता है उस वक्त अगर वो मर्ज़ छुपा हुआ है तो बाहर आएगा तो एग्रीवेशन हो सकती है, लेकिन दौरान इलाज के नहीं हो सकती। वो भी जब आप उसको टेस्ट करेंगे कि यार अब मेरी तरफ से तू फारग है, तू ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और हम तो किसी को नहीं कहते क्रोनिक डिजीज़ वाले को तो मैं दवाई तुम्हें दूंगा तो तुम्हारी मर्ज़ में अंदर शिद्दत आएगी, मैं तो किसी को नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, और ना मेरे पास एग्रीवेशन होती है, ना हमारे पास होती है। मास व एक्यूट केसेस में हमारे पास होती ही नहीं एग्रीवेशन, क्योंकि हम बड़ी कंट्रोल करके मेडिसिन को अप्लाई करते हैं और मियाज़मेटिक स्टडी के साथ अप्लाई करते हैं, लिहाजा हमारे पास एग्रीवेशन नहीं होती। हम वो दवाइयाँ जो सप्रेस करती हैं उनको अगर जब हम देते भी हैं तो बड़ा कंट्रोल करके देते हैं, उनके पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा के हम देते हैं ताकि वो बैक प्रेशर ना मारें, पीछे की तरफ ना जाएं, रिवर्स ना जाएं। और यही वो हमारा सक्सेसफुल मेथड है जिसकी वजह से हमारे जो लोग हमें सुनते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो मुकम्मल शफा पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो पेन, जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। होम्योपैथिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू ट्रीट द पेन। होम्योपैथी जो है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखती है पेन ठीक करने को। हम सिर्फ पेन किलर नहीं देते, और पेन किलर देने का मकसद ये है कि आप वही अफ्रोज़म दोबारा लागू हो जाता है कि आप मर्ज़ को दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, और आप बेशुमार मज़ीद पेचीदगियाँ उसके अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मर्ज़ का ठीक ना होना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि मर्ज़ को
असूलों के तहत, प्रिंसिपल तहत जो अल्लाह आपको इजाज़त देता है उसके तहत उसको ट्रीट किया जाए। मर्ज़ को ठीक करने की ज़िम्मेदारी आपकी इस हद तक है कि जो नेचर ने आपके ज़िम्मे लगाई है और जो असूल आपके लिए मरतब किए हैं उसने, अगर आप उन असूलों को वायलेट करके किसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। नेचर की ज़िम्मेदारी है ठीक करना, आपकी जो ज़िम्मेदारी है आप उन असूलों पे कारबंद रहे हैं जो असूल आपने पढ़े हैं, जो आपने समझे हैं, जो इंसानों के लिए बेहतर हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, वो डॉक्टर उनको नहीं बचा सकते क्योंकि ये कानून फितरत है कि जिसको उसने पैदा किया कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, जिसने खुदा ने पैदा किया उसने मौत का जायका। डॉक्टर का काम ये है कि जितना उसके पास इल्म है उसको दुरुस्त तरीके से अप्लाई करे और उसको कंफर्टेबल करे, उसको ठीक करे, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अब जब भी कोई अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट द सिस्टम, लॉ ऑफ सिस्टम के अगेंस्ट जब जाएंगे तो आप केस को ख़राब करते हैं। हमने कुछ पैरामीटर तय किए हैं, हमने कुछ असूल मरतब किए हैं कि आप दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये असूल आपको किसी और किताब में नहीं मिलेंगे। ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला असूल क्या होना चाहिए कि आपको दर्द की वजह पता होनी चाहिए। दर्द पैदा क्यों हुआ है, और अगर आपको दर्द की वजह पता चल जाती है तो ऐसे ही मरीज ठीक होगा जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, बल्कि न सिर्फ दर्द ठीक होगा, वो मर्ज ही ख़त्म हो जाएगी, और जब वो मर्ज ख़त्म होगी तो दर्द ठीक होगा। वगरना होम्योपैथी में कोई पेन किलर नहीं है, ये याद रखें। नो पेन किलर इन होम्योपैथी। होम्योपैथी का एक ही तरीका है कि आप सबब को, अगर आपके पास उसका सबब पता है, आपका उसके पास कॉज मौजूद है, उस कॉज को जो ही आप रिमूव करते जाएंगे आपका पेन कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड अप्रोच, उसके बाद आपके पास एक और बड़ा मेडिसिन का बड़ा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं जनरल पेन्स और जनरल अप्रोच है, जो हमारे पास है, किसी दूसरी साइंस के पास नहीं है। कि हमारे पास कोई 35, 40, 50 ऐसी मेडिसिन हैं जो हर किस्म के पेन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। वो उसकी मोडेलिटी पे, उसकी डायरेक्शन पे, वो जाके मैं डिटेल उसमें आगे जाके करूँगा कि कमी बेशी। मसलन एक दवाई है जैसे ब्रायोनिया है, रोस्टॉक्स है, आम दो दवाइयों का हम जिक्र कर लेते हैं कि ब्रायोनिया की तमाम अलामात मोशन से, मूवमेंट से बढ़ती हैं, और मैंने ये देखा है कि वो जोड़ों के दर्द में भी काम करती है। वो अपेंडिसाइटिस हो तो तब भी इस सिम्टम पे काम करती है। वो आपको बुखार है तो तब भी सिम्टम पे काम करती है। वो आपके सर दर्द है तब भी सिम्टम पे काम करती है। ये बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन हमारी 30-40 ऐसी हैं जो कि मैं इसलिए इनका जिक्र करना चाहिए कि इसमें भी अगर आपको ग्रिप हो, जनरल पेन एंड जनरल मेडिसिन जो हमारी हैं उस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उनको बार बार पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, हम उनको डिस्कस भी करेंगे आगे चलकर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक पूरा आपको जब आपके पास मरीज़ आ जाता है पेन का, तो फर्स्ट आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपके पास कितनी अप्रोच होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए आपके माइंड में, वो हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। पहली अप्रोच तो आपको काज की तरफ जानी है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप मिस करेंगे, इसका मैकेनिज्म किधर छोड़ा है आपने पेन का।
इसका मैकेनिज्म भी समझाते हैं कि दर्द पैदा कैसे होता है साइंटिफिकली के जो साइंटिफिक है ये मैकेनिज्म कॉज से पहले लगाएं आप। कॉज से पहले लगाएं। और वो हम आपको दिखाते हैं जो पेन का पाथवे है, पेन कैसे स्टार्ट होता है और उसका पाथवे क्या है। ये है आपके पास लाइन। हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जब बीमारी का इज़हार होता है मोस्ट कॉमन वो पेन के ज़रिए होता है। मोस्ट कॉमन, सब नहीं, मोस्ट कॉमन। और वो इज़हार हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी स्किन के अंदर पूरा जाल बिछा हुआ है और कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो एरिया है हमारा उसके अंदर कोई 200 के करीब पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। 1 सेंटीमीटर के एरिया में 200 के करीब जो है ना पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। इसलिए इंसान ने कितना डीप किस्म का सिस्टम इंसान के साथ लगाया हुआ है कि उसके अंदर कितने जो पेन रिसेप्टर पड़े हुए हैं, जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पेन जो है वो रिसेप्टर वहाँ से उसको रिसीव करता है। ये जो पेन रिसेप्टर है हमारे, ये पेन रिसेप्टर जो स्किन एंड अदर टिश्यू और फ्री नर्व एंडिंग, ये एक तो स्किन में पड़े हुए हैं, एक आपकी आर्गन जो है इंटरनल आर्गन, उनकी जितनी कवरिंग लेयर है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। द एयर वेट्सवेड इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड आल्सो सर्टेन इंटरनल टिश्यू such as the periosteum and the arterial wall, the joint surface and the forks and tendonium of the curve of। ये जो वो कह रहा है कि एक तो आपके स्किन के अंदर ये मौजूद है, दूसरा जो है आपकी पेरिटोनियम जो है, जो झिल्ली है, मुख्तलिफ पेट की झिल्ली है, मुख्तलिफ आर्गन, उसके अंदर ये पड़े हैं। और फिर वो ये कहता है जॉइंट्स के अंदर पड़े होते हैं। फिर वो कहता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है उसके बाहर का एरिया जो है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। और वो 2-3 जगह बता रहा है कि एक टेंडोटोरियम है, एक कर्व वॉल्ट है, एक फॉल्स है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ये वो जगह हैं जहाँ हार्ट का पेन होगा उसके बाहर एक कवरिंग झिल्ली है, फेफड़ों के बाहर एक कवरिंग झिल्ली है। जब कोई आर्गन अपनी लिमिट से क्रॉस करता है तो वो झिल्ली इफेक्ट होती है, वहाँ रिसेप्टर पेन के पड़े होते हैं, वो फ़ौरन इंडिकेट करते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ क्राइसिस है। और ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर मोस्ट कॉमनली 3 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। पहला जो है वो उसको कहते हैं थर्मल रिसेप्टर है। थर्मल क्या है? जो हीट से और कोल्ड से सेंसेशन, वो फ़ौरन अगर हीट ज़्यादा आ रही है, सर्दी ज़्यादा हो गई है, या आपने किसी गर्म जगह पे हाथ लगा दिया या ठंडी बर्फ़ पे हाथ रख दिया, तो वो रिसेप्टर फ़ौरन ऑन हो जाएगा, वो फ़ौरन ऑन होगा और वो वहाँ से मैसेज लेके आपकी स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड से वो मैसेज लेके सीधा ब्रेन के अंदर जाएगा, थैलेमस में, और वहाँ आप फील करेंगे कि ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये मेरा हाथ जल रहा है, इसको आप, और इतना फ़ौरन मोटर न्यूरॉन एक्शन करता है कि फ़र्ज़ करें आपको यहाँ एहसास हो रहा है कि यहाँ बर्निंग है, हीट ज़्यादा, तो फ़ौरन आप मोटर न्यूरॉन ऊपर से फ़ौरन ब्रेन के अंदर डिसीजन होता है, और ये डिसीजन सेकंड के अंदर होता है।
और आप फ़ौरन जो है ना आप अपना पीछे खींच लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप देखेंगे ये सारा जो प्रोग्राम है ये सेकंडों का है, ये कोई मिनटों का नहीं होता। और एक हम यहाँ लेक्चर हम दे रहे थे उस पे ENT पे, तो डॉक्टर जुल्कफिल मेरे साथ था। वो कहता था कि यहाँ जो रिसेप्टर लगे हुए, यहाँ पे नाक के अंदर जो रिसेप्टर लगे हुए, ये सिर्फ 7 सेकंड में काम करते हैं। 7 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो एयर कूल है या हॉट है उसको नॉर्मलाइज बॉडी के टेम्परेचर के अंदर विद इन 7 सेकंड वो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी को सप्लाई करता है। ये जो यहाँ रिसेप्टर लगे हुए नाक के बाद, तो ये जो रिसेप्टर है जो जिसको हम थर्मल रिसेप्टर्स कहते हैं, इसका काम क्या है कि ये फ़ौरन हीट और कोल्ड की सेंसेशन ब्रेन के अंदर, और ये सेकंड्स के अंदर ब्रेन डिसीजन करता है और आप फ़ौरन एक्ट करते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन सिस्टम के। उसके बाद एक और मेन रिसेप्टर है, ये सब नर्व की एंडिंग पे पड़े होते हैं। जो चीज़ें जगह जगह मैंने आपको बताई हैं, जहाँ सारे पड़े होते हैं तीनों किस्म के। उसके बाद एक मैकेनिकल रिसेप्टर पड़ा होता है कि कोई इंजरी होती है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो फ़ौरन आपको मैसेज ब्रेन में चला जाता है। इसी तरह एक केमिकल रिसेप्टर पड़ा होता है। कोई भी वहाँ प्रेशर, प्रेसिंग, कोई ट्यूमर, कोई चीज़ भी वहाँ ऐसी क्रिएट हो जाती है और वो उसको जब प्रेस करती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो जाके नर्व की इंट पे पड़ता है और वहाँ से मैसेज जो है थ्रू उस नर्वस जो आपकी सेंसरी नर्व के ज़रिए आपकी पहले स्पाइनल कार्ड में जाएगा और फिर स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में जाएगा और ब्रेन फिर वहाँ डिसीजन करेगा और फिर वो पेन इंडिकेट करेगा, वो अलामत पैदा करेगा और फिर वो अलामत जो है आप अगर समझ सकते हैं तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और वो नैश का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि पेशेंट नो व्हाट इज़ द सिम्टोमोलॉजी, कि मरीज़ फिर आपको कहता है सर मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये तकलीफ़ है। फिर आप एसेस करते हैं कि इस दर्द की वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर नोज व्हाट इज़ द पैथोलॉजी, वजह क्या है मरीज़ को नहीं पता हो। आगे चलते हैं, ये थोड़ा या पाथ पे ज़रा दिखा दें। ये मैं कर गया हूँ, आप ज़रा पाथ। अच्छा ये वो केमिकल्स हैं, ये भी देख लें, बड़ी डिटेल है लेकिन हम थोड़ा सा इतना हमें समझना चाहिए। ये केमिकल है, प्रोस्टोगैलिडिन है, ब्रेडाकिनिन है, सीरोटिन है, सब्सटेंस BP है, पोटाशियम है, हिस्टामीन है। ये जो पोटाशियम का यहाँ जिक्र है, पोटाशियम बेसिकली हमारा नर्व कंडक्टर है। पोटाशियम, काली, कास्टिकम, ये काली, ये बड़ी फैमिली है पोटाशियम की हमारे पास। बाकी तो दूसरी सेंसेस में सिर्फ एक पोटाशियम ही है, लेकिन हमारे पास पोटाशियम की बहुत फैमिली है। जैसे काली बाइक्रोमिकम है, जैसे काली फास है, काली म्योर है, काली सल्फ है। तो इसकी एक काफ़ी बड़ी फैमिली है। इसका रोल ही है नर्व्स के साथ। काली कार्ब है, ये सारा इसका साथ नर्व के अंदर का पोटेशियम एक नर्व से जो दूसरे नर्व के सप्लाई होती है और वो जो एनर्जी उसमें यूज़ होती है वो पोटेशियम यूज़ होती है। तो ये वो केमिकल हैं जो जहाँ डैमेज सेल होता है या जहाँ प्रॉब्लम होता है, ये वो केमिकल रिलीज़ होते हैं। फिर इसके ज़रिए मैसेजिंग जब होती है तो नर्व फील करता है, ऐसा वहाँ रिएक्शन होता है, फिर थ्रू नर्व एक मैसेजिंग होती है। वो पाथ तरह दिखा दें कि कैसे होता है। ये वो पाथ है, पहले वाला दिखा। ये वो पार्ट है जहाँ कोई क्राइसिस पैदा हो गया और वहाँ से देखें ये मैसेजिंग आया स्पाइनल कार्ड में, फिर यूँ निकल के ये सीधा ब्रेन में जा रहा है और ब्रेन में थैलेमस में जाके इसने मैसेज कन्वे करना है। फिर वहाँ एक जैसे कोई गवर्नमेंट होती है कि किसी कस्बे में, किसी सूबे में, किसी शहर में कोई क्राइसिस होता है तो वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है वो फ़ौरन जो है
मतलब हेडक्वार्टर जाके मैसेज करते हैं कि ये क्राइसिस है, इसका हल कोई निकालें, तो हेड ऑफिस फिर उसका हल निकालता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि लोकली मैनेज भी हो जाती हैं। कुछ हमारे पास एक और सिस्टम है जो मदाफ़ती निज़ाम का है, वो फ़ौरन वहाँ पहले तो उनकी कोशिश होती है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हैं कि उस क्राइसिस को दूर करने, लेकिन ब्रेन को इन्फॉर्म करना फौरी ज़रूरी होता है और ये सेकंड में इन्फॉर्म हो जाता है कि ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि ये वो मैनेज करने की कोशिश की जाती है। WBC रिलीज़ हो जाएंगे फ़ौरन, वहाँ जाके उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं होता फिर ब्रेन उस पर मज़ीद एक्शन लेगा और फिर वो डॉक्टर के पास भी पहुँचेगा, मरीज़ भागेगा भी आपसे, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ऐसे ठीक करें। तो ये वो पाथ है पेन का। तो हमने ये इसलिए डाला है कि होम्योपैथी वाले ये समझें कि यार इसका साइंटिफिक मैकेनिज़्म क्या है। बज़ाहिर तो दर्द है, लेकिन दर्द को समझना बड़ा ज़रूरी है। दर्द को बगैर समझे हम ठीक नहीं कर सकेंगे, ये याद रखें। दर्द को समझना बड़ा ज़रूरी है और दर्द का मैकेनिज़्म समझना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलो, आगे चलो। अब कॉजेशन पे नहीं आगे उस पे चले जाए जो मैंने ड्रॉ किए हुए प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, जनरल पेन एंड जनरल मेडिसिन हैं। मोडेलिटी बड़ी काउंट करती है हमारे यहाँ। जब आपके पास पेन का बंदा आता है तो आपने पेन को सीधी सीधी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, मोडेलिटी बड़ी ज़रूरी है, कमी बेशी। मसलन ब्रायोनिया वाला हरकत से तकलीफ उठाएगा, रस्टक वाला हरकत से बेहतर होगा दोनों को दर्द। लेकिन आप अगर रस्टक की जगह ब्रायोनिया देंगे तो मरीज़ को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा दवाई देते हुए मोडेलिटी का बड़ा ख्याल करना। सर्दी से ज़्यादा हो रहा है, गर्मी से ज़्यादा हो रहा है, ठंड से ज़्यादा हो रहा है, वो मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जाके चल के। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करें कि आपके ये सवाल होने बड़े ज़रूरी हैं, आपके जहन में ये सवाल उठने बड़े ज़रूरी हैं। अगर ये सवाल नहीं उठेंगे तो आप दर्द को, आपके पास कोई अफलातूनी नुस्खा मौजूद नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं दर्द को ठीक कर सकता हूँ। असूल पे हम दर्द को ठीक कर सकेंगे और हर किस्म के दर्द को हम ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल पे आपने अमल करना होगा। पहला मैंने कहा है कि आपको मैकेनिज्म दर्द का पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको दर्द की काज पता होनी चाहिए। फिर एक जनरल मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए दर्द के लिए, 30, 35, 40 जो जनरल मेडिसिन है वो आपके पास है। फिर मेडिसिन की मोडेलिटी आपको पता होनी चाहिए, उसकी कमी बेशी, दर्द की कमी बेशी और दवा की कमी बेशी जब आप मैच करेंगे तो दिस इज द सिमिलर, दिस इज द होम्योपैथी। दर्द की कमी बेशी और दवा की कमी बेशी को हमने क्या करना है, मैच करना है। फिर डायरेक्शन बड़ी आम चीज़ है यहाँ पेन में, कि पेन की डायरेक्शन क्या है। वो कहता है जी कल तो मैंने दाएं तरफ दर्द होया सी डॉक्टर साहब, ये दाएं वाला तो आ गया और लेफ्ट विच भी आ गया, तो दिस इज द डायरेक्शन। वो कह रहा था पहले तो मुझे सर में दर्द था, अब आस्ता आस्ता मेरी टांगों में भी दर्द हो, दिस इज द डायरेक्शन। पहले वो कहेगा दर्द अंदर की तरफ से, अब दर्द बाहर भी आ गया। पहले दर्द बाहर था, अब दर्द अंदर भी चला गया है। वो दर्द अचानक उठता है, अचानक गायब हो जाता है, दिस इज द मोडेलिटी। दर्द अचानक उठता है, आस्ता आस्ता चलता है, दिस इज द मोडेलिटी। तो ये डायरेक्शन बड़ा काउंट करती है और मैं आपको आगे जाकर डायरेक्शन बताऊंगा, उनकी दवाइयां भी बताऊंगा कि ये डायरेक्शन है, ये दवाई है, ये मोडेलिटी है, ये दवाई है। उसके बाद हम इतना वसी हमारे पास मेडिसिन की खेप है कि जो दुनिया के किसी सिस्टम में मौजूद नहीं है। हम सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ मेडिसिन पे, सेंसेशन ऑफ पेन पे भी हमारे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी खेप है दवाइयों की। मतलब वो क्या कहता है, और डॉक्टर साहब मेरे सर में थोड़े लग रहे हैं, मेरे सर में थोड़े लग रहे हैं, अब थोड़े लग रहे हैं, मेरे सर फट रहा है,
मेरे सर में बर्निंग हो रही है, मुझे ऐसे दर्द हैं जैसे सुइयां चुभ रही हैं, मुझे ऐसा दर्द है जैसे कील ठोक दिया किसी ने। अब दुनिया के बाकी जो सिस्टम है उनमें एक ही पेन किलर है, लेकिन हमारे पास पेंचिंग की दवाई और है, हमारे पास स्टिंगिंग की दवाई और है, हमारे पास बोरिंग पेन की दवाई है, हमारे पास पल्सेटिंग पेन की दवाई है, थ्रॉबिंग पेन की दवाई है, हमारे पास ड्राइंग पेन की दवाई है, हमारे पास कटिंग पेन की दवाई है। भाई हमारे पास तो मरीज़ किसी सूरत बच ही नहीं सकता कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इस तरह से किसी ने एनालिसिस ही नहीं किया कि हम दर्द को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम दर्द को काज से कंट्रोल करेंगे, हम दर्द को मोडेलिटी से कंट्रोल करेंगे, हम सेंसेशन से कंट्रोल करेंगे, हम डायरेक्शन से कंट्रोल करेंगे। फिर हम सिस्टम पे भी जाके हमारे पास बड़ी मेडिसिन है, मसलन न्यूरोलॉजिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के पेन है, उनको हम कैसे नर्व एक तो मैसेजिंग देता है, एक नर्व की अपनी पेन्स होती हैं, अपनी इंजरीज होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, उस पर हमारे पास एक मेडिसिन का ग्रुप है। बोन्स के पेन है, उस पर हमारे पास एक मेडिसिन का ग्रुप है। आपके जनाब जॉइंट्स पेन है, उस पर हमारे पास मेडिसिन का एक ग्रुप है। हमारे पास मस्कुलर पेन है, उस पर लिए हमारे पास एक ग्रुप है मेडिसिन का। हम उसको इन द डिटेल मस्कुलर पेन को भी डिस्कस करेंगे, हम बोन पेन को भी डिस्कस करेंगे, हम जो न्यूरोलॉजिक पेन को भी डिस्कस करें। फिर दुनिया में एक और ऐसा दर्द है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको कहते हैं रूमेटिक पेन, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, हम उसकी दवाइयाँ भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक खाका ऐसा बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये सवाल होने चाहिए, ये सवाल लिख लें। अगर आपके पास दर्द का मरीज होता है तो सेकंड्स के अंदर ये सारे सवाल आपके अंदर रेज होना चाहिए और सेकंडों में मिनटों में डिसीजन भी होना चाहिए। और अगर आपकी नॉलेज होगी, आपकी ग्रिप होगी, तो फौरन डिसीजन होगा। उसके बाद हमारे पास फिर हम चले जाते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक पेन पे हम चले जाएंगे। ये तो देखें, मैंने आपको एक अप्रोच जनरल सी बताई है कि आपको दवाइयों की मोडेलिटी, दर्द की मोडेलिटी, उसकी कमी बेशी, उसकी डायरेक्शन। उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे हेड टू टो। सर दर्द है तो उसकी कॉज क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आंख का दर्द है, उसकी कॉज क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दांत का दर्द है, उसकी काज क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। कान का दर्द है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। थ्रोट का दर्द है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपका टॉन्सिल्स पेन है, वो कैसे ठीक हो सकता है। आपका लंग्स का पेन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका लिवर का पेन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका पित्ते का पेन की क्या सिम्टम होगी और उसको कौन सी मेडिसिन लगेगी। पैंक्रिया का, अब तीनों देखें, तीनों एक जगह पड़े हुए हैं, पित्ता भी पड़ा हुआ है, पैंक्रिया भी पड़ा हुआ है, लिवर भी पड़ा है। अब तीनों पेन्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है और डिफरेंट मेडिसिन देनी है। पित्ते वाली जो है वो उस पर नहीं काम करेगी पैंक्रिया वाले पे, और पैंक्रिया वाली पित्ते पे नहीं काम करेगी, तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ जो पेन है, यहाँ लंग्स पड़ा हुआ है, यहाँ आपका गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, यहाँ आपके साथ गॉल ब्लैडर के उससे साथ ही पैंक्रिया निकल रहा है, जो सब उसका टेल जो है स्प्लीन को टच कर रही है। यहाँ स्टमक पड़ा है, स्टमक पड़ा है, उसके साथ नीचे स्प्लीन पीछे पड़ी हुई है, इसके साथ ऊपर हार्ट आ रहा है। फिर यहाँ सर्वाइकल्स के पेन है, यो रेडिएट करके नीचे आ रहे हैं। हम एक एक सिस्टम के पेन को डिस्कस करेंगे, और अगर ये लेक्चर पूरा सुन लिया जाए और उस पर ग्रिप किया जाए तो पेन तो कहीं निकल ही नहीं सकता। अब उससे नीचे चले आए, आपको ऑर्गन स्पेसिफिक हम चले जाएंगे। जनाब यहाँ ओवरी भी पड़ी है, यहाँ किडनी भी पड़ा, यहाँ अपेंडिसाइटिस भी पड़ी, यहाँ नसाक ब्लैडर का भी पेन है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये पेन है तो ये पेन है, इसकी यूँ लाइन है, लेंथ होनी चाहिए, इसकी यूँ सिम्टम है, और फिर इस पर ये दवाई लगेगी। ना सिर्फ पेन ठीक करेगी बल्कि मर्ज को भी ठीक करेगी। आगे चले, फिर रूमेटिक पेन है, फिर बच्चों के पेन है, जो 6 महीने का बच्चा है, महीने का बच्चा है, वो कहाँ बताएगा मुझे ये दर्द है, मेरा पंचिंग दर्द है, मेरे प्रेसिंग दर्द है, मेरा कटिंग पेन है। वो तो यहाँ यूँ दौरा होगा, यहाँ यूँ अकड़ेगा,
रोएगा, रोने के स्टाइल होंगे, किस वक्त रोता है, हम उस पर दवाई सिलेक्ट करेंगे। फिर कैंसेरियन पेन है, फिर कैंसेरियन पेन है। यहाँ एक पेन और भी मैंने ऐड करवाया था, आपको याद है? मेरा देना ये पेपर, एक कोई मैंने और भी कराया था। हाँ, बाइट ऑफ एनिमल्स एंड स्नेक्स के जो पेन होते हैं वो ऐड करो यहाँ, लिखो। ये कैंसर से पहले लिखो इसे। कि सांप काट जाता है उसके दर्द को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई एनिमल काट जाता है उसके दर्द को कैसे कंट्रोल, मतलब आपके पास जो ना, जो जैसे आपको वो होता है, उसको क्या कहते हैं यार, वो जो क्रैम्प्स पड़ता है, टेटनस। हम देखें ना, टेटनस का पेन है तो उसको जरासीम की वजह से उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अब सांप काट जाता है उसको बी काट जाती है, जिसको अब ये कहते हैं फ्लाई। अब उसको हमने पहले हम एप्पल्स दिया करते थे, एप्पल से कंट्रोल होता था, फिर मैंने एप्पल छोड़ ही दी देनी। मैं सिर्फ लेक्सिस की एक डोज देता हूँ, मिनटों में ठीक हो जाता है। कि वो भी हमने सांप का जहर अप्लाई कर दिया, वो छोटा जहर था हमने बड़ा अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम पेन को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम थोड़ा सा कॉज पे बात करते हैं। मैं कॉज की आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन जब हम आर्गन स्पेसिफिक पे जाएंगे फिर हम वहाँ कॉज भी सेट करेंगे, वहाँ मोडेलिटी पे वो भी देखेंगे। मैं आपको वहाँ याद कराऊंगा कि यहाँ मैं कौन सी अप्रोच ले रहा हूँ। पहले मैं कॉज पे ले रहा हूँ, कॉज मेरा मिस हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं डायरेक्शन मोडेलिटी पे जाऊँगा। तो कहीं मैं मिस नहीं होता, ये मतलब मैं मिस हो सकता हूँ लेकिन होम्योपैथी नहीं मिस होती। मेरा कहने का मकसद, वहाँ मल्टी डायमेंशन हम लेंगे, वहाँ हर पेन में लेंगे, वहाँ हर 5 या 6 7 सवाल है, हर पेन में उभरेंगे और हम उसका हल निकालेंगे। पहले तो आपको कॉज पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो जनरल मेडिसिन है पेन की 35-40, उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। मोडेलिटी पे डायरेक्शन, और मज़े की बात है डायरेक्शन बड़ी मज़े की है हमारी। अप टू डाउन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है। और इससे एक्यूट प्रॉब्लम से लेके कैंसेरियन पेन तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको उस पर ग्रिप्स होने चाहिए। अब कॉज पे, कॉज फ़र्ज करें, कॉज हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कॉज के बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे दर्द है सर जी। आपने उससे सवाल पूछना है कि ये जो दर्द तुम जिस्म में बता रहे हो कहीं गिरे तो नहीं हो, चोट तो नहीं लगी। वो कहता है जी हाँ चोट लगी। उसके बाद दर्द, गिरा हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, चलते हुए गिर पड़ा हूँ, बात में गिर गया हूँ, कहीं मारा है किसी ने, तो ये भी चोट है। अब चोट लग गई है तो फिर इस चोट पे हम देखेंगे कि ये चोट किस जगह की चोट है, उसके अंदर एक और काज ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप सिंपल चोट है लेकिन हम उसके अंदर फिर डेप्थ में जा रहे हैं कि यार ये चोट मसल की है। अगर मस्कुलर इंजरी है तो क्या होगा, हम आर्निका दे देंगे, हम बेलेस्पर्नस दे देंगे, हम रस्टॉक्स दे देंगे, हम रूटा दे देंगे, हम कैलेंडोला दे देंगे, हम कोनियम दे देंगे। लेकिन चोट अगर बोन की है तो ये दवाइयां नहीं काम करेंगी, फिर नहीं ये काम करेंगी। इंजरी बोन आ गया तो आर्निका काम करेगी, ड्रोसरा करेगी, ओरोमेट करेगी, रूटा करेगी, सिम्फाइटम करेगी, तो कैलकेरिया फास्ट करेगी। तो कॉज, एक कॉज आपके सामने आया और उसके अंदर फिर आप डेथ में जब जाते रह जाएं तो फिर आपको मज़ीद कॉजेस पता करने चाहिए कि ये जो पेन है ये मसल की इंजरी का पेन है, ये बोन की इंजरी का पेन है, ये नर्व की इंजरी का पेन है, ये ग्लैंड इंजरी का पेन है, ये हेड इंजरी का पेन है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा पेन है।
अब अगर बोन पेन है तो आपके पास बोन पेन की मेडिसिन मौजूद है, अब नर्व पेन है तो आपके पास नर्व पेन की इंजरी मौजूद है। लेकिन जो नर्व्स का पेन होगा बहुत ज़्यादा रेडिएट करेगा, क्योंकि जिधर जिधर नर्व जा रही है वो यूं जैसे शैटिका नर्व कंप्रेस होती है तो दर्द यहाँ से उठता है पूरी टांग में जाता है। ये शनाख्त आपको फौरन पता चल जाएगा, ये दर्द यहाँ से होकर यूं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये नर्व का पेन है। दर्द लोकलाइज रहता है तो फिर हम समझेंगे ये मसल्स का, मसल की पूरी लेयर आपको पता करनी होगी कि ये मसल उठ के कहाँ आ रहा है, ये दर्द उठ के यहाँ आएगा और ये दर्द उठ के यूं आएगा। अच्छा, बोन का दर्द होगा या जॉइंट का तो स्पेसिफिक एरिया में होगा, आपको पता चल जाएगा, वो इस तरह यूं नहीं जाएगा, होगा कि गोडे में दर्द है जी, घुटने में दर्द है डॉक्टर साहब, उठता हूँ तो दर्द होता है, चलता हूँ तो बेहतर हो जाता हूँ, और उठता हूँ तो बेहतर होता है, चलता हूँ मतलब उठता हूँ तो पेन होता है, चलता हूँ तो बेहतर। फिर आप ये समझेंगे ये लिगामेंट्स का पेन है, ये टेंडन का पेन है, ये मसल्स का पेन है। वो कहता है चलता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, तो फिर समझे कि बोन डिफॉर्मिटी आ गई है, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स पैदा हो गए हैं, नोकें निकल आई हैं, वो चलना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ और इसमें आगे जा ले जाएंगे। अब ग्लैंड इंजरी आ जाएगी है, मेमोरी ग्लैंड्स में लग गया है, टेस्टिकल ग्लैंड में लग गया, इंजरी हो गई है, ओवरीज में इंजरी हो गई है, एड्रेनलिन ग्लैंड पे इंजरी हो गई है, थायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है, पैराथायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है। किस ग्लैंड पे इंजरी, किसी भी ग्लैंड पे इंजरी होगी तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन आ गई है आपके पास। और आप जब ग्लैंड की इंजरी आएगी तो आपने अर्निका देनी है, आपने बैलेंस देनी है, आपने कोनियम देनी है, आपने ओरम देनी है। वो पहले वाली दवाइयाँ ही बदल गई हैं, कुछ वो आई हैं, कुछ नई आ गई हैं। तो पेन को ठीक करना है हमने उस पर स्पेसिफिक कॉज पे जाके, तो फिर हमारा सिर्फ एक इंजरी के अंदर आपको कितनी मेडिसिन मिलेगी। फिर वो कहता है सर की चोट लगी है, दवाइयाँ और आ जाएंगी, फिर अर्निका आ जाएगी, फिर नेट्रम सल्फ आ जाएगी, फिर ओपियम आ जाएगी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी, फिर मिलीफोलियम आ जाएगी, फिर मिलीलोटस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ हेलीबोरस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ बदल जाएंगी। फिर कैपिटल पे हमला हो गया ना, दवाइयाँ और आ जाएंगी। लिहाजा हम पेन को, होम्योपैथी पेन, हर तरह के पेन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है भाई। मैं तो सिर्फ एक इंजरी की एक एग्जांपल दूंगा। जब हम हेड टू टो करेंगे, हम सर दर्द को जब लेंगे तो हम कहेंगे हाँ जी ये सर दर्द है, ये सर दर्द किस वजह से है, ब्लड प्रेशर से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये ट्यूमर की वजह से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये नींद ना आने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये चोट की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये आई साइड कमज़ोर होने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। तो वो फिर हम अलग-अलग आपको सर दर्द की दवाइयाँ बताएंगे, एक जनरल बताएंगे, एक डेप्थ में बताएंगे। मतलब जनरल क्या है जी, लेफ़्ट साइड है तो लेक्सिस है, राइट साइड है तो बेलाडोना है, सेंगोनेरिया है, प्रोनस स्पाइनोसा है, तो लेफ़्ट है तो लेक्सिस है, स्पाइजेलिया। हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, फिर उसकी काज के साथ डिस्कस करेंगे, जनरल मेडिसिन भी अप्लाई करेंगे, जनरल मेडिसिन से फाका नहीं होता फिर काज पे जाके अप्लाई करेंगे, फिर हम बाकायदा उसका टेस्ट भी कराएंगे। तो दर्द को हमने कंट्रोल करना है, दर्द को हमने ठीक करना है, लेकिन जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं उस पर हमने अमल करना है, तब हम दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉजेशन की आपको समझ लग रही है? तो इस तरह से हम, जब मेरा असल टॉपिक तो वहाँ शुरू होगा जब मैं ऑर्गन स्पेसिफिक पे आऊँगा। गुर्दे का दर्द है तो ये दवाई है, किडनी उसका
स्प्लीन का दर्द है तो ये दवाई है, पित्ते का दर्द है तो ये दवाई। फिर हम ऑर्गन स्पेसिफिक पे आएंगे ताकि आपको हेड एंड टू ऊपर से नीचे तक तमाम दर्द में कंट्रोल करूँगा। लेकिन आज शायद हम उसको उस लेक्चर में आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से सवाल उभरने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ग्रिप होनी चाहिए। हमें कॉजेशन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें मोडेलिटी पे ग्रिप, हमें सिस्टम वाइज बोन नर्व्स की पे ग्रिप होनी चाहिए, उनकी मेडिसिन पे ग्रिप होनी चाहिए। दवाइयाँ 40, 50, 60 ही इस्तेमाल होंगी, ये याद रखें। 50, 60, 60 इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी, लेकिन डिफरेंट अप्रोच में जाके कोई कहाँ इस्तेमाल होगी, कोई कहाँ इस्तेमाल होगी। लेकिन अब जब नेचर ऑफ मेडिसिन को आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसको उठा के जहाँ मर्जी लगाते हैं, उसको उठा के आप जहाँ मर्जी लगाते। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, इसमें वो कहता है, इंजरी के अंदर भी कहता है, वो कहता है अनबियरेबल पेन हो जाते हैं। जहाँ मरीज चीखेगा, रोएगा, अनबियर पेन आ गया इंजरी के अंदर, तो क्या करेंगे? ऑरोमेड देंगे, क्या करेंगे? कैमोमेला देंगे, क्या करेंगे? काफिया देंगे, क्या करेंगे? एपरसल्फ देंगे, सिम्फ्लिनियम देंगे, हाइपेरिकम देंगे, लेक्सिस देंगे। अनबियरेबल पेन, पूरा मल्ला सर पे उठाया हुआ उसने, तो क्या करेगी? कैमोमेला कॉल डाउन कर देगी, लेक्सिस कॉल डाउन कर देगी, एपरसल्फ। ये सेंसिटिविटी ये सब के अंदर शिद्दत पाई जाती है। नेक्स्ट, अच्छा अभी भी इंजरी चल रही है, वो कहते हैं ब्लड वेसल के अंदर इंजरी आ जाती तो फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं आर्टरीज के अंदर, वेंस के अंदर इंजरी आ जाती, मिलीफोलियम है, आर्निका है, हेमामेलस है, हाइपेरिकम है, फास्फोरस है। वो कहते हैं सर्जरी हो गई है, उसके बाद पेन नहीं ठीक हो रहा। अक्सर आपके पास लोग, ओ जी बच्चा पैदा हुआ, पेन नहीं ठीक हो रहा, सर्जरी हुई, पेन नहीं ठीक। अब शार्प पेन इंजरी जब आप उसको कट लगाता है निश्चर से, उसका पेन ठीक करती है स्टेफिसाइगेरिया। आप उसको स्टेफिसाइगेरिया दे दें, वो ठीक हो जाएगा। आर्निका दे दें। और फिर सर्जरी के बाद एक और बड़ी दवाई है, बल्कि ये कहते हैं कि ये बंदा मौत इस पे तारी हो जाती है, वो लगता है कि ये अब गया के गया। और उस वक्त जो है उस पेन को और उस कैफियत को, बल्कि इसको कहते हैं ऑक्सीजन कार्बोवेज है, ये सर्जरी का कार्बोवेज है कि वाइटलिटी फौरन बहाल करेगी, सेट्रोनेशियम कार्ब। और फिर वो कहता है कि जब कोई नोकदार चीज़ लग जाती है, सुई चुभ जाती है, टीका लग जाता है, मेख चुभ जाती है, तो उसका दर्द लीडम, हाइपेरिकम। तो एक मैं कहता हूँ आप छोड़ दें सारे काम को, आप एक क्लिनिक खोलें, मैं सिर्फ जनाब चोटों का इलाज करता हूँ, सिर्फ चोटों का इलाज करता हूँ। मैं कहता हूँ रश पड़ेगा, सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लें इस लेक्चर का, छोड़ दें बाकी काम। यार होम्योपैथी तो बहुत बला चीज़ है। दुनिया की किसी साइंस में इंजरी की इतनी दवाइयाँ नहीं है। अल्टीमेटली मार्फिया दिया जाता है, अल्टीमेटली मार्फिया दिया जाता है। हम काम वेसल की इंजरी, वेसल का पेन, नर्व का पेन, ऑपरेशन का पेन, सुई चुभने का पेन, मेख चुभने का पेन, हमारे पास तो इतनी वैरायटी है। और फिर हम घबराए होते हैं कि पेन वाला आ गया तो अब क्या करेंगे। अब बड़ा मुश्किल है जी, पेन वाला बंदा आ गया। और मैं याद रखूं कि आप अगर पेन कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा कर लेना अपने अंदर,
क्योंकि पेन जिसको होगा ना वो खुद सोएगा ना अपने घर वालों को सोने देता है। वो कहते हैं यार कोई ऐसी दवाई दो ना दर्द तो ठीक हो गए। सुबह दफ्तर भी जाना है, ये राती सारी पे मैं जाग रहा हूँ, लिहाजा कोई बंदोबस्त करो इस वक्त। तो बंदोबस्त तो इसी सूरत हो सकता है। होम्योपैथी में तो कोई पेन नहीं, कॉम्बिनेशन भी कोई काम नहीं करता। हम तो उस पर बिलीव ही नहीं करते, वो कोई काम भी नहीं करता जिस तरह ये साइंस काम करे। इंजरी का क्लिनिक खोलें भाई, सिर्फ इंजरी का खोलें। आप गुर्दे का क्लिनिक खोल लें यार, आप पित्ते की पथरी का क्लिनिक खोल लें, लेकिन आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। मुझे लोग कहते हैं, अक्सर सवाल उठता है, वो यार इतना जल्दी कैसे, वो यार मैं तो अब मेरे पास इंजरी आई तो मेरे ये सारे सवाल रेज हो जाएंगे, और ये सारे एक एक सेकंड के अंदर रेज होंगे, और एक एक सेकंड के साथ मैंने डिसीजन करते जाना है। क्योंकि हम ये रोज़ डील करते हैं कि आ गई चोट, आ गई, कौन सी चोट है, उसको हम डील करेंगे, दर्द भी ठीक हो जाएगा। रॉकेट साइंस यही है कि आप इंजरी को पहले समझें, फिर इंजरी की दवाइयाँ समझें। आप दे अर्निका दबी जा रहे हैं, वो तो नहीं ठीक होगा। वो कहते हैं अर्निका फेल होती है तो आप बैलेंस पर नस दें। अर्निका से 11 अमल करने वाली दवाई है, और अर्निका फेल होती है तो आप रूटा दें, क्योंकि वो लिगामेंट इन्वॉल्व हो गए। और डेप्थ के अंदर चली गई तो आप कोनियम दें। आप उस तरफ जाते नहीं हैं, आप सिम्फाइटम दें। तो आपको अगर कॉज पे पेन कंट्रोल करना है सिर्फ इंजरी का, तो आपके पास कितनी मज़े की साइंस है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कहाँ जाके, वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग ऑर्गन स्पेसिफिक पेन। फिर मैं कॉज को, फिर मल्टी डायमेंशन हम वहाँ लेंगे, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार ये गुर्दे का दर्द कैसे ठीक कर रहा है, ये पित्ते का दर्द कैसे ठीक कर रहा है, उसकी पहचान क्या है। गुर्दे का दर्द यहाँ से उठता है, यहाँ पीछे उठता है गुर्दे का दर्द। गुर्दे वाला यहाँ हाथ रखता है, अपेंडिक्स वाला यहाँ हाथ रखेगा, ओवरी वाला यहाँ हाथ रखेगा। गुर्दे का दर्द यूं रेडिएट का करो, यूरेटर में आ रहा है तो यूं आएगा, ओवरी का यूं यूट्रस की तरफ मूव करेगा, अपेंडिसाइटिस पूरे पेट में फैलेगा। वो जब हम उस पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स को कैसे जज करना है, गुर्दे को कैसे जज करना है। फिर मेडिसिन वहाँ अलग होती जाएंगी। आगे चलते हैं। जनरल पेन्स एंड जनरल मेडिसिन। आपके जहन में ये दवाइयाँ पूरी खाका होना चाहिए। मतलब यहाँ दवाई हमने लिखी है गैरिकस, आगे जाके हमने आर्निका लिख दी, आगे हमने आर्सेनिक लिख दी, आगे बैलेंस लिख दी। अब मैं आपको बताऊँ अगैरिकस क्यों लिखी गई है। अगैरिकस डायगोनल पेन होता है कि ये कंधा, ये घुटना पकड़ा गया, यूं क्रॉस जाएगा। तो जब क्रॉस जाएगा तो हमें अगैरिकस की तरफ सोचना पड़ेगा। अब अगर आर्निका आ गई, आर्निका चोटों की दवाई आ गई यहाँ, ये आपके जहन में तो होनी चाहिए ना। और जनरल भी वो कहता है आपको चोट नहीं भी लगी तो वो कहता है मुझे दर्द है, रात बिस्तर मुझे सख्त लगता है, तो आर्निका है। या वो लोग जो मजदूर है उसको चोट तो नहीं लगी, बेचारा दिन को तकारियाँ चाह चाह के उसको दर्द होता है उसकी दर्द, तो आर्निका पे आपको। अब आर्सेनिक आ गई, आर्सेनिक के अंदर बर्निंग पेन है, आर्सेनिक के अंदर बर्निंग पेन है, और आर्सेनिक के अंदर भी बर्निंग पेन है, फास्फोरस के अंदर भी बर्निंग पेन है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये मोडेलिटी यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। उसको गर्मी से फ़र्क पड़ता है, उसको सर्दी से फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ आ गई बेलाडोना।
और ये इतनी बड़ी दवाई है, इतनी खूबसूरत दवाई है कि अगर आप इसकी एक सिम्टम को याद रखें, एक इसकी जो इसकी अलामत है उसको आप याद रखें, ये सडनली आता है दर्द, सडनली चला जाता है। अचानक आया मरीज का, सर जी दर्द उठता है, फिर चला जाता है, दर्द उठ, चाहे गुर्दे में दर्द है, चाहे अपेंडिसाइटिस का दर्द है, चाहे दिल का दर्द है, अगर अचानक उठेगा और अचानक डिसअपीयर हो, बेलाडोना आपको सुरखरू करेगी, बेलाडोना आपको सुरखरू करेगी। आगे बरबरस आ जाती है। अच्छा, बरबरस का जो पेन है रेडिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। मसलन वो कहेगा जी यहाँ दर्द है जी, ये यूं निकल के पेट में आ रहा है, और जी गुर्दे में दर्द है, यूं रेडिएट है कि नीचे टांग में भी जा रहा है, ब्लडर में भी जा रहा है, ये रेडिएशन है इसकी। तो आपको बरबरस की नेचर पता होना चाहिए, आप उठा के कहाँ कहाँ उसको लगा सकते हैं। मैंने जनरल मेडिसिन इसलिए यहाँ डाली है कि यार आप, मैं कहता हूँ इन दवाइयों पे ग्रिप कर लें, ये जो मैंने लिखी हैं इनकी नेचर को समझ लें। आगे चलें जी, ब्रायोनिया आ गई जी। ब्रायोनिया की बड़ी आसान से 2-3 इसकी चीज़ें आप अगर याद रखते हैं, बेलाडोना सडनली अपीयर, सडनली ब्लड की कंजशन है, हार्ट का देर, इवन बेलाडोना वहाँ क्लॉट रिजॉल्व कर देगा आपको। यू झटका लगता है, यू झटका लगता है, यू बेलाडोना नहीं रहती। अब ब्रायोनिया क्या है? ब्रायोनिया मूवमेंट से एग्रीवेशन आएगी, मूवमेंट से एग्रीवेशन आएगी और दबाने से, जोर से, प्रेशर रखने से इसके दर्द को फाका होगा। तो ब्रायोनिया कितनी 2 चीज़ें याद रखने से, ज़्यादा तो नहीं याद रखनी ना, लेकिन यार इतनी तो याद रखना, फिर आप डॉक्टर हैं, इतना तो हक बनता है ना। आप कहें जी मैं कोई नुस्खा डॉक्टर अली मैंने दे देवे, एक ही पूरी सारिया चीज़ां खोल के पावे, जड़ा भी दर्द आवे ठीक हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। ये नुस्खा ही है, इसको रास्ता समझे मरी जाने का, इसको रास्ता समझे मुल्तान जाने का। ये वो रास्ते हैं, ये वो पाथ जो बनाया ना मैंने कि यहाँ प्रॉब्लम है और ये पाथ चलता है, ये वो रास्ता है। और यहाँ हज़ारों किस्म की मसाइल हो सकते हैं, या ट्यूमर बन सकता है, या इंजरी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो वो रास्ता है, जा तो वही रास्ता रहा है, लेकिन इस रास्ते पे जाने के लिए आपने कौन सा टिकट लेना है, कैसे चलना है। आगे चल जाए, सियानोथिस आ गई। अब सियानोथिस कहाँ काम करेगी? तिल्ली पे काम करेगी। और ये इतनी बड़ी दवाई है, खुदा गवाह आप इसको आज भी हमारा एक, मैं उससे पूछ रहा था गुफ्तार से, जो कैंसर का केस, मैंने कहा इसको क्या दिया हुआ है, नज़र निकाल के दिखा, ब्लड कैंसर था, उसको हमने सियानोथिस दी हुई थी। ये इतनी बड़ी दवाई है, ना कि सिर्फ तिल्ली के दर्द को ठीक करती है, बल्कि ये ब्लड कैंसर को ठीक करने की सलाहियत रखती है। हमारे पास थैलासीमिया वाले बच्चे आते हैं जिनकी तिल्लियाँ यूँ बड़ी होती हैं, ये सियानोथिस उसको यूँ स्क्वीज़ करती है, पीछे स्क्वेरती रहती। तो सियानोथिस यहाँ इसलिए लगी है। अब एक और दवाई लगी हुई है यहाँ, कैकटस। अच्छा, मैं एक देखें ना, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा इनको दर्द के हवाले से, वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ दर्द के हवाले से आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब कैकटस आ गई। कैकटस क्या करती है? स्क्वीजिंग पेन है, चाहे वो दिल में है, चाहे वो फेफड़े में है, चाहे वो गुर्दे में है, चाहे वो यूट्रस में है। जब आपको मरीज ये कहेगा कि मेरा जनाब इस आर्गन पे शिकंजा पड़ गया, ये सेकंडों में रिलीज करती है, लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेती, लेकिन इसकी नेचर आपको पता होना चाहिए। क्या करती है? स्क्वीजिंग पेन, ग्रिपिंग, शिकंजा। उसके बाद आगे आ गया है कॉर्सिनोसन। अब कॉर्सिनोसन ये है कि ये आपकी जो कैंसरियन पेन को भी ये रोकती है। फिर हिस्ट्री ऑफ कैंसर, हिस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग डिजीज़, जब कोई दवाई काम नहीं कर, एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यहाँ डाली गई है। उसके बाद एक दवाई आ गई है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के पेन भी होंगे, लेकिन मरीज़ आपको ये आके बताएगा
डॉक्टर साहब इस तरह का दर्द है कि लगदा नाल फालज भी हो गया। पैरालिटिक पेन इसके अंदर पाए जाते हैं कास्टिकम के अंदर। ज़्यादा तो नहीं मैं बता रहा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आपके दिमाग पे मैंने बोझ नहीं डाल रहा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा। एक दवाई की एक अलामत अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब फिर आप डॉक्टरी करने के बिल्कुल फारग हैं मेरी तरफ से। इतना याद करना है ना, कैक्टस का शिकंजा याद करना है, कास्टिकम पैरालिटिक याद करना है, ठीक है ना जी। ब्रायोनिया की मूवमेंट याद करनी है, प्रेशर, ब्राडोना का सडन डिसअपीयर याद करना ना, क्या याद करना यार, और कितना याद, इससे ज़्यादा आसान मैं क्या करता इसको, इससे ज़्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। अब आ गया आपके पास कोल्चिकम, नहीं चिलिडोनियम, कैमोमेला, सॉरी कैमोमेला। कैमोमेला को मैंने पहले अनबियरेबल पेन, रोएगा, चीखेगा, फरियादे मारेगा, तो कैमोमेला, चाहे वो शटे का पेन है, चाहे वो टॉन्सिल्स का पेन है, चाहे किसी ऑर्गन का पेन है, मोस्ट सेंसिटिव अनबियरेबल पेन, कैमोमेला। इतनी सारी याद रखी दर्द में, वैसे तो बड़ी दवाई है, दर्द में इतना सारा याद। आगे चलते हैं, चिलिडोनियम बड़े मज़े की दवाई है। ये मोस्ट कॉमनली लिवर, पित्ते के पेन में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये स्टोमक पे पेन में वो पेन जो फ्रंट से बैक को जा रहा हो, ये दर्द है पीछे जा रहा हो। और अगर आप उस मरीज़ से ये सवाल कर दें कि तुम्हें कभी जॉन्डिस नहीं हुआ, वो कहेगा जी बिल्कुल हुआ। कहेगा जाओ डॉक्टर किस तरह पहुंच गया है। ये फ्रंट से बैक एक सिम्टम अगर आपको याद है इसकी स्टोमक की, तो आप डीप डायग्नोसिस पे चले जाते हैं। और चिलिडोनियम, हमारा एक दोस्त है वहाँ, मुझे चिलिडोनियम पे याद है कि उस्मान गनी वहाँ खानेवाल में होते हैं। वो चिलिडोनियम में कहते हैं जी मैं दिल में इस्तेमाल करता हूँ, और वाकई मैंने कई मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को दिया जो यहाँ दर्द बताता है। चिलिडोनियम उसमें भी काम करती है, हालांकि आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं उठा। और चिलिडोनियम उस्मान के बकौल, और मैंने उसको ट्राई भी करके देखा और वाकई भी काम करती है। ये एड़ी के दर्द में बड़ा अच्छा काम करती है। तो चिलिडोनियम आप एक एज ए लिवर, गॉल ब्लैडर, दिल के इस्तेमाल में एड़ी, आप इसकी ये याद रखें। आगे आ गया कॉफिया। कॉफिया भी कैमोमेला की तरह की दवाई है। ये भी बहुत सेंसिटिव टू पेन है, अनबेरेबल पेन होता है। और ये इग्नेशिया का बिल्कुल उल्ट है, वो खुशी से साथ को सो नहीं सकता, ये वो गम से नहीं सो, उसको गम तंग करता है, इसको खुशी तंग करती है। और ये बहुत सेंसिटिव है पेन के मामले में। सेंसिटिविटी में आप कैमोमेला, कॉफिया, सेंसिटिव में आप हाइपेरिकम और लेक्सिस का मुकाबला करें। आगे हमारे पास आ गया जी कोल्चिकम। अच्छा, कोल्चिकम ब्रायोनिया की तरह की दवाई है, और ये भी एग्रीवेट करती है मूवमेंट से। स्मॉल जॉइंट्स बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन आपने सिर्फ इसको यहाँ याद रखना है कि स्मॉल जॉइंट मूवमेंट से जो पेन करते हैं, और स्पेशली रूमेटिक पेन, रूमेटिक पेन, रूमेटिक आर्थराइटिस, उसकी बहुत बड़ी दवाई है। और इसके साथ एक सिम्टम बड़ी क्लियर आएगी कि ये अनबेरेबल स्मेल होती है फूड की, इसके अंदर पाई जाएगी। और फिर ये मिस भी नहीं होती, फिर ये मिस भी नहीं होती। वो कहता है मुझे खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। और साथ उसके रोमेटिक पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, और एग्रीवेट करेगा, बढ़ेगा जब वो चलता है। आप इसको ब्रायोनिया से कंपेयर करें, आप और डिटेल में चले जाएंगे, उसमें ड्राइनेस ज़्यादा पाई जाती है, इसमें नोजिया ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आ गया कोलोसिंथ। अपनी एक पिक्चर है जी कोलोसिंथ की, और उस पिक्चर पे ये कभी फेल नहीं होती। बेंडिंग फॉरवर्ड, यूं झुका हुआ आएगा, और गरम रखना, दबाना,
ये कोलोसेंथ का खास है। 3 चीज़ें अगर आपको याद रह जाती हैं कोलोसेंथ की दर्द में, तो इससे ज़्यादा आसान कोई होम्योपैथी है या कोई सिस्टम है कि आप बेंडिंग फॉरवर्ड आप याद रखें, दबाने से और गर्म रहे, चाहे वो शैटिका पेन है, चाहे वो गुर्दे का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द है। यार आगे दौरा होता है तो बहा के रखता है, हीट से फाका होता है तो कोलोसेंथ है। और इसकी ये प्लांट ग्रुप से इसका ताल्लुक है। और यही सिम्टम अगर किसी मिनरल के में पाई जाती हैं तो वो मैग्नीशिया फास में पाई जाती हैं। कोलोसेंथ क्लियर होगी। आगे आ जाएंगे हाइपेरिकम। ये इतनी खूबसूरत दवाई है नर्व इंजरी की, इतनी खूबसूरत दवाई है नर्व्स की, चाहे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, चाहे शैटिका है, चाहे सर्वाइकल रीजन की कंप्रेशन है, चाहे नर्व इंजरी है, कहीं भी नर्व्स का पेन आएगा तो हाइपेरिकम उसको, चाहे वो हेड इंजरी है, हाइपेरिकम नर्व्स की टॉप की और सबसे बड़ी दवाई है। इसकी आपने इतना ही अगर याद रखना है तो आप बहुत बड़ी बात है। काली आर्स, ये न्यूक्रस रूमेटिक, ये जोड़ों के अंदर जो गांठें बन जाती हैं, इसके अंदर जो दर्द होता है ये उसकी दवाई है। काली सल्फ, पल्साटीला का कंपैरिजन पे आ जाए। काली सल्फ, इसके अंदर वॉन्डरिंग पैन मिलेंगे, इसके अंदर शिफ्टिंग पैन मिलेंगे। पल्साटीला खुदा ने प्लांट्स में बनाई है, ये खुदा ने मिनरल में बनाई है। काली म्योर, इन्फ्लेमेटरी पेन, सोजन और पेन, काली म्योर फेरम वहाँ काम करेगी। या स्वेलिंग आई है, रेडनेस आई है, सोजन आई है, ये इन्फ्लेमेटरी पेन को कंट्रोल करेगी। मैं दो से ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा, एक बता रहा हूँ। हर दवाई की एक पेन के अंदर खासियत बता रहा हूँ। लाइकोपोडियम, क्या बात है, बहुत बड़ी दवाई, लेकिन पेन अपनी नीयत है। ये फेफड़े के दर्द में भी काम करेगी, ये सर दर्द में भी काम करेगी, ये किडनी में भी काम करेगी, ये टेस्टिकल के पेन में भी काम करेगी, ये ओवरी के पेन में भी काम करेगी, ये लंग्स के पेन में भी काम करेगी। इसकी अपनी एक शनाख्त है। राइट से स्टार्ट लेती है, ये राइट से स्टार्ट लेती है और लेफ़्ट को जाएगी। और इसको क्या होता है, इसका मरीज़ गरम खाना पसंद करता है। ये अप टू डाउन जो पेन आते हैं वो लाइकोपोडियम के आते हैं। राइट से लेफ्ट जो पेन जाते हैं वो लाइकोपोडियम के। इससे ज़्यादा तो नहीं याद करा रहा मैं आपको, इतना ही याद करा रहा। मैकफास हमने कोलोसेंथ से पहले कंपेयर कर चुके हैं। रेडिएटिंग पेन, एक जगह से फैलने वाले पेन, बेंडिंग, हॉट अमोलरेशन, मैकफास। अब आ गया मेडोरिनम। आप कहेंगे जी आप ये वहाँ ले, मेडोरिनम बेसिकली साइकोटिक पेन्स होंगे। वो मरीज़ जो साइकोसिस के मरीज़ हैं उनके पेन अगर आप मेडोरिनम नहीं देते तो नहीं रुकेंगे। उनके पेन यहाँ एक जगह, बस इसको याद रखना, साइकोटिक को याद रखना। और इसके दर्द बरसात में बढ़ेंगे, इसके दर्द दिन को बढ़ेंगे। मरीज आप कहते हैं जो ही सूरज तुलू होता है डॉक्टर साहब मेरे दर्द शुरू हो जाते हैं। मेडोरिनम, जो साइकोसिस का खासा है, बरसात आती है मेरे दर्द बढ़ जाते हैं, ये साइकोसिस का खासा है। मरकॉल, बहुत बड़ी बोन की दवाई है। मरकॉल, किडनी पेन हो जाएगा, यूरेथ्रा का पेन हो जाएगा। इसकी अपनी बड़ी खास टेनेस्मस इसके अंदर पाई जाती है, क्रैम्प्स इसके अंदर पाया जाता है, मरोड़ इसके अंदर पाया जाता है, बार बार पेनफुल यूरिनेशन इसके अंदर होती है, बोन के दर्द होते हैं, रात को बढ़ जाते हैं। मरकरी का खासा है। मरकरी को आपने पेन में इतना याद रखना, चाहे वो दांत का दर्द है, चाहे वो टांग का दर्द है, चाहे वो गुर्दे का दर्द है, कहीं का दर्द है, मरकरी की एक अपनी शनाख्त। नुक्स वोमिका,
डाइजेस्टिव सिस्टम के पेन की बहुत बड़ी दवाई, और सर्दी से एग्रीवेट होने वालों की बहुत बड़ी दवाई, मसाले खा के, हकीमों की दवाइयाँ खा के आने वालों के दर्द की बहुत बड़ी दवाई, एलोपैथिक दवाई खाने वालों की वजह से दर्द होने की बहुत बड़ी दवाई। आप इसको एंटीडोट्स के तौर पर अगर याद रखते हैं कि मसालों को एंटीडोट करेगी, ये ड्रग्स को एंटीडोट करेगी, और उसकी वजह से लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब वो मैं गया जी मुझे बुखार था, ओ जी बुखार तो ठीक हो जा, जो बस था तो पेट दर्द ही नहीं ठीक हो रहा, तो नक्स में लिखा थोड़ा थोड़ा टच है, पूरी दवाई नहीं मैं बता रहा, थोड़ा थोड़ा। ऑक्सैलिक एसिड बड़ी मज़े की दवाई है, ज़्यादा डिटेल नहीं, इतना याद रखें दर्द के बारे में सोचने से दर्द हो जाए ऑक्सैलिक एसिड, इतना याद रखें, दर्द के बारे में सोचने से दर्द हो जाए ऑक्सैलिक एसिड। फाइटोलैका थ्रोट पेन, ट्यूमर्स के पेन, ब्रेस्ट ट्यूमर्स के पेन, दैट इज द फाइटोलैका, इतना याद रखें। प्लम्बामेट अगेन पैरालिटिक पेन, कास्टिकम के अम्पल्ला दवाई है, कास्टिकम के अम्पल्ला दवाई बहुत बड़ी दवाई, लेकिन आप इसको पैरालिटिक पेन में याद रखें। पल्स क्या बात है, बहुत बड़ी दवाई, जहां सप्रेस होने की वजह से पेन आएगा। कान का पस चल रही थी, और जी डॉक्टर साहब कोई दवाई दी थी, कान तो बहना बंद हो गया जी सर जी, दवाई नहीं, बस दर्द बड़ा शुरू हो गया, ये फ़ौरन दर्द ठीक कर देगी। टेस्टिकल के अंदर गनोरियल सप्रेशन आ जाएगी, पेन आ जाएगा, फ़ौरन ठीक करेगी। मम्स का पेन आएगा, फ़ौरन ठीक करेगी। जहाँ किसी चीज़ का दब जाने की वजह से पेन आ जाएगा, इतना याद रखें। पल्सर टीला के अंदर वॉन्डरिंग पेन मिलते हैं, पेन फिरता है यहाँ, उसकी वजह है कि ये दबती है, यहाँ दबा यहाँ निकला, यहाँ दबा यहाँ निकला। तो सप्रेशन पेन, वॉन्डरिंग पेन, सप्रेस पेन, चाहे वो किसी जगह का है, चाहे वो ओवरीज के अंदर है, चाहे वो टेस्टिकल्स के अंदर है, चाहे किडनी के अंदर है, दुनिया की सप्रेस पेन्स, वॉन्डरिंग पेन्स। रोडोड्रॉन अगेन इज एक्सीलेंट रेमेडी, ये रोस्टॉक्स से इसका मुकाबला करें, इसका मुकाबला आप कल्केरिया फ्लोर से करें, इसका मुकाबला आप रूटा से करें। पेन फर्स्ट बिगिनिंग पे होगा, कांस्टेंट मूवमेंट पे पेन ख़त्म हो जाएगा, स्पेशली हील का पेन, एड़ी का पेन, घुटनों का पेन। वो कहते हैं जूं ही मैं चलता हूँ और बला की ये दवाई है, वे तो कभी एड़ी के दर्द में फेल ही नहीं होती इस सिम्टम पे। रोस्टॉक्स बिगिनिंग पे पेन, कांस्टेंट मूवमेंट पे पेन, चाहे वो कहीं का भी है, उठता पहले 2-4 कदम बड़े मुश्किल होंगे ना, फिर चल पैना। रोस्टॉक्स चाहे वो इंजरी है, चाहे वो लिगामेंट्स है, चाहे रूमेटिक है, कोई भी है, आप इतना अगर इसको याद रखेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे रूटा को, इसके साथ कंपेयर करेंगे कल्केरिया फ्लोर को, इसके साथ कंपेयर करेंगे रोडोड्रॉन को, रोस्टॉक्स मस्कुलर लिगामेंट, रूटा लिगामेंट टेंडर बोन के साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से पेन होता है तो वो रूटा है। कार्टिलेज ज़ख्मी हो जाती है तो रूटा है। बोन का बढ़ जाएगा चलने से, फर्स्ट मूवमेंट पे कल्केरिया फ्लोर, बिल्कुल सेम सिम्टम रखती हैं ये चारों दवाइयाँ, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है आपने। सल्फर एंटीसोरिक, और एंटीसोरिक होने की वजह से बॉडी के हर ऑर्गन्स के पेन को ये ठीक करने की सलाहियत एज एंटीसोरिक। टेरेंटोला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेन के बारे में, कार्बैंकल्स होंगे बहुत ज़्यादा पेन होंगे, ब्रेस्ट ट्यूमर है पेन होगा, बर्निंग पेन इसके अंदर पाया जाता है। और न सिर्फ वो ट्यूमर ठीक कर देगा, वो कार्बैंकल ठीक कर देगा,
वो सारा इशू ठीक कर देगा अगर ये बर्निंग पेन है। बर्निंग पेन में ये बड़ी कमाल की दवाई है, बर्निंग पेन में एंथ्रेक्सिनम बड़ी कमाल की दवाई है, आर्सेनिक बड़ी है, संगोनेरिया है, फास्फोर, ये सारे बर्निंग पेन्स हैं। और देखें मेरे ये टिप्स पे हैं, यूं 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 टिक टिक के आ रहे होते हैं, मतलब हमें ये टिक टिक यूं हो। सेम्फाइटम बोन पेन, फ्रैक्चर्स के पेन्स, कैंसरियन पेन, हड्डी का जो कैंसर है उसके दर्द को सेम्फाइटम बहुत खूबसूरती से रोकती है। आंख की चोट के दर्द को खूबसूरती से रोकती है। चोट को ठीक भी करती है, उसके पेन को भी ठीक करती है। ये स्पेशली आंख में भी बड़े मज़े का काम करती है, ये स्पेशली बोन फ्रैक्चर में बड़ा काम करती है, और स्पेशली बोन कैंसर में बहुत अच्छा काम। वराइट्रम अगेंस्ट बॉडी दवाई है, रेस्क्यू रेमेडी है। जब समझेंगे पेन की वजह से बंदा फेंट हो गया है और लगता है कि आप मर जाएगा, तो दैट इज़ द वराइट्रम। पसीने आ गए, ठंडे गया, वराइट्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं 33 दवाइयाँ हैं। एक एक अलामत याद करनी। जनरल पेन को हम कंट्रोल कर लेंगे। आपको ये भी ग्रिप हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे पेन का अहाता कर सकते हैं। अभी तो मैंने बड़े डिटेल में जाना है, अभी तो मैंने ये हम आपको तैयार कर रहे हैं। ये 33 दवाइयाँ आपके, मैं यकीन माने अगर आपको याद ना हो, मैं अगली दफ़ा क्वेश्चन करूँगा। ये 33 दवाइयों की एक एक अलामत अगर आपको याद ना हुई ना, तो फिर बड़ा अफसोस है। हो जाएंगी याद। मैंने तो कोई किताब नहीं ना खोली, मैं दवाई पढ़ रहा हूँ, आपको बताई जा रहा हूँ। याद होनी चाहिए, ये 33 याद होनी चाहिए। एक एक अलामत है भाई, लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। क्यों जी कृष्ण साहब, पेन को हम अभी स्टार्ट लिया हुआ मैंने। पेन जब मैं ऑर्गन स्पेसिफिक पे जाऊंगा आप नशे में हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि फिर पेन के क्लिनिक खुलने चाहिए, हैं? हाँ जी। अच्छा, मज़े की साइंस है, मोडेलिटी बड़ी मज़े की साइंस है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस दर्द आंदा है तो जांदा है, दर्द आंदा है तो जांदा है, ए पता ही नहीं बैठा होना, एकदम दर्द निकल आंदा है। अपीयर सडनली एकोनाइट, बेलाडोना, कोलोसेन, नाइट्रिक एसिड, स्पाइजेलिया। अब वो ये सिर्फ अपीयर सडनली, अचानक उठता है दर्द। आप यकीन माने ये स्पाइजेलिया इतनी खूबसूरत दवाई है दर्द के अंदर, दिल के दर्द के अंदर, नर्वस पेन के लिए बड़ी दवाई है स्पाइजेलिया। और ये अपनी इसकी ख़ास अलामत है। नाइट्रिक एसिड बहुत डीप दवाई। आप देखें एकोनाइट प्लांट ग्रुप से है, बेलाडोना प्लांट ग्रुप से है, कोलोसेंट प्लांट ग्रुप से है, नाइट्रिक एसिड केमिकल ग्रुप से है, स्पाइजेलिया प्लांट ग्रुप से है। मैं पहले वो दवाइयाँ याद, आप दवाइयाँ फिर और आ गई इधर नीचे। अपीयर सडनली, डिसअपीयर ग्रेजुअली, अचानक आता है जी, फिर जाता आस्ता आस्ता है। आता अचानक है, जाता आस्ता आस्ता है। फिर बेलाडोना है, फिर आइपेनिकम है, फिर लेक्सिस है, फिर मड। इसके दर्द आस्ता आस्ता एकदम आएंगे और जाएंगे ज़रा आस्ता आस्ता। वो कहता है अपीयर सडनली, डिसअपीयर सडनली, कहता है आ गया फौरन निकल गया, आ गए फिर चला जाता। ये बेलाडोना का ये खासा भी है कि आता है और फिर चला भी जाता है। और इसके साथ काली बाइक्रोमिकम, इसके दर्द वैसे स्मॉल स्पॉट पे होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे होते हैं, और अचानक आते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। यूँ दर्द उठा छोटी सी जगह पे, फिर गायब हो गया, यूँ उठा फिर गायब हो गया। स्मॉल
वो कहता है आपकी उंगली उसके नीचे आ जाए, इतना याद रखना है, उंगली नीचे आ जाए। और फिर वे वॉन्डरिंग भी करता है, फिरता भी है, काली बाइक्रोमी पर। ये मैदे में भी काम करता है, जोड़ों में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। लेकिन याद आपने, सडनली अपीयर, सडनली डिसअपीयर। और नाइट्रिक एसिड बड़ी डेप्थ गहरी दवाई है। अपीयर ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता दर्द आता है, स्टार्ट लेता है थोड़ा सा, फिर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। कोनियम, जलसीमियम, इग्नेशिया, ब्रायोनिया। अब वो कहता है अपीयर ग्रेजुअली एंड डिसअपीयर ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता आता है, फिर डॉक्टर साहब जाता भी बड़े आस्ता आस्ता, फिर घंटा 2 घंटे लेगा। कैसे? वो कहता है ब्रायोनिया का दर्द है, चलता हूँ ना, बढ़ जाता है, फिर मैं आस्ता से बैठ जाता हूँ, फिर आस्ता आस्ता कम होता जाता। ब्रायोनिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, इग्नेशिया, प्लाटिनम, सैंगोनेरिया, स्टेनम, सिफलिनियम। अब स्टेनम यहाँ आस्ता आस्ता आता है और आस्ता आस्ता स्टेनम, लेकिन स्टेनम भी ब्रायोनिया की तरह हार्ट प्रेशर चाहेगा। हार्ट प्रेशर की दवाइयाँ जो है, ब्रायोनिया है, चाइना है और स्टेनम है, जो सख्त दबा के रखने से दर्द को फाका मिलता है। कोलोसेंट, मैग्नीशिया फास। अपीयर ग्रेजुअली एंड डिसअपीयर सडनली, कहते हैं आता तो आस्ता आस्ता, फिर जब जाता है तो एकदम ही निकल जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्साटिला, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट मोडेलिटी मैंने बड़ी थोड़ी सी आपको बताई है, लेकिन इतना तो याद रखें। अब डायरेक्शन आ जाती है। डायरेक्शन, वो कहता है दर्द अंदर से बाहर के रुख आ रहा है, नहीं बैक बढ़ जाता, बाहर से अंदर के रुख। ब्रेटाकार पर ब्रायोनिया, अंदर के चेलिडोनियम, लाइको, सल्फर, बिस्मथ, यूपियन, सिपिया। मैदे का बिस्मथ का दर्द होगा, यहाँ होगा, पीछे क्रॉस करेगा। चेलिडोनियम का दर्द यहाँ होगा, पीछे क्रॉस करेगा। लेकिन याद रखें, चेलिडोनियम और बिस्मथ का दर्द, बिस्मथ में आखिर ये होता है, वो कहता है 2-3 दिन बाद डॉक्टर साहब नाल उल्टी भी हो जाती, फिर तो बिस्मथ है, और अगर उल्टी नहीं होती तो चेलिडोनियम है, दोनों क्रॉस करेंगे पीछे। यूपियन, यूट्रस का पेन होगा, फ्रंट से बैक को जाएगा। सिपिया, फ्रंट का पेन होगा, बैक को जाएगा, सिपिया। और कहता है बिहाइंड टू फॉरवर्ड। ओलियम एनिमल, ओरिजिनल, ओरिजिन टू फॉरवर्ड, ओलियम यहाँ भी है, लेकिन ओलियम एनिमल्स वहाँ भी यूज़ होगी कि जहाँ दर्द की ओरिजिनल साइड होगी और उस दर्द से यूँ फैलेगा। डायगोनल क्रॉस वाइज, अगेरिकस, लेक्केन, रस्टॉक, यूं तिरछा। डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, फेरम, कालमिया, लाइको। कालमिया का बड़ा मजे का साइकिल है, थ्रोट पकड़ा जाएगा, और यही रोमैटिक पेन है। गला, एक बैक्टीरिया है जिसको स्टेप्टोकोकस कहते हैं, इसकी वजह से ये दर्द पैदा होता है, और ये दर्द थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, गला ख़राब होगा। उसके बाद वो कुछ अरसे बाद कहेगा जी गला ख़राब रहता था, अब दर्द जोड़ों में आना शुरू हो गया। अब कुछ अरसा, 7-2 साल, जब डॉक्टर साहब जोड़ों का दर्द हो, अब मेरे दिल में दर्द हो। ये साइकिल है रूमेटिज्म का। और इसके अंदर क्या बैकग्राउंड में है? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो बाद में जाके हार्ट की डिजीज़, रूमेटाइड हार्ट डिजीज़ पैदा करता है, वॉल्व के अंदर स्टीनोसिस पैदा कर देगा, वहाँ जाके ख़राबियाँ पैदा कर देगा।
तो ये बड़ी मज़े की दवाई है कालमिया और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आप पे इस पे ग्रिप है तो ये दर्द रूमेटिक के यूं कंट्रोल करता है। उसके बाद फॉरवर्ड आगे की तरफ जो दर्द है, जेलसीमियम, लेग कैन, स्पाइना एंड स्पाइजेलिया। इनवर्स अंदर का रुख अख्तियार करता है। आर्निका, कैंथरस, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट, थ्रीडियन। जहां दर्द होगा वहां से दर्द निकल के आगे जाएगा। ये थ्रीडियन है और थ्रीडियन बहुत बड़ी मकड़ा है, ये मकड़ा। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इसके अंदर पाई जाती है मकड़े के अंदर। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। असारम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। असारम, थ्रीडियन, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइड, थ्रीडियन। लेफ्ट साइडेड रेमेडी, आपके पास मरीज आता कहता मेरे तो खब्बी साइड से दर्द। हेड टू टो कवर करती हैं ये, हेड टू टो। लेफ्ट साइड पेन, लेक्सिस, लेग कैन, स्पाइजेलिया, हेड टू टो करेगी, हेड टू टो करेगी। नेक्स्ट, आउटवर्ड्स, बाहर का रुख तैयार कर, ऐसा फोटेडा, कोनियम, सल्फर। अब आगे आ जाता है राइट साइडेड रेमेडी आ गई पेन के लिए, चेलिडोनियम, लाइको, सेंगोनेरिया। फिर कहता है रेडिएटिंग पेन, फैलता है। रेडिएटिंग पेन एक जगह से दूसरी जगह फैल के जाएगा। बर्बरस, बर्बरस का जैसे गुर्दे का दर्द यहाँ से शुरू होगा, नीचे टांग में भी जाएगा, नीचे ब्लैडर में भी जाएगा, बर्बरस। हाइपेरिकम। फिर कहता है शिफ्टिंग पेन, दर्द एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। लीडम, कालमिया, कालीबोक्रोमिकम, पल्सा, लेक्स। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, आवारा पेन, कभी इधर कभी उधर। शिफ्टिंग का मतलब एक आर्गन से ये फिरता है, कभी यूं जाता है कभी यूं जाता है। और जी कदे इधर दर्द होता है कदे उधर दर्द होता है। बंदा घर वाले कहते हैं ये पागल है, ऐसे ही मार रहा है, कब कहता है इधर दर्द है कभी उधर दर्द है। उनको नहीं ना पता ये पल्साटीला है, इनको नहीं पता ना ये ग्नेशिया है, कालीबोक्रोमिकम है, लेग कैन है, लीडम है, मर्क है, पल्स है। नेक्स्ट, अच्छा ये डायरेक्शंस है। हम डायरेक्शन पे मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम मोडेलिटी पे मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। एक और बड़ी मज़े की फील्ड खुल जाती है, सेंसेशनल पेन। वो कहता है जी ओ जी थोड़े लग रहे हैं, कहता है जैसे कोई मुझे थोड़े से मार रहा है, हैमरिंग, कैसे सर फट रहा है। बर्स्टिंग पेन, हैमरिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, प्रिकिंग पेन, बोरिंग पेन, ड्राइंग पेन, शार्प पेन, कटिंग पेन। कितने पेन है यार, ये किसी दुनिया की साइंस के पास नहीं है। ये सेंसेशनल पेन जो है ये सिर्फ इसको हम डील करते हैं और इसकी सिर्फ हमारे पास दवाइयाँ हैं और किसी के पास दवाई कोई नहीं है सेंसेशनल पेन की। और सेंसेशनल पेन पे अगर आप ग्रिप रखते हैं तो बहुत बहुत बड़ी एक ये भी साइंस है। नेक्स्ट, पिंचिंग, प्रेसिंग, मैंने सारी दवाइयाँ भी साथ लिखी हुई हैं। आर्निका पिंचिंग, आर्निका, बेल, कोलोसेन, नक्स, पेलप्लाटिना, प्रेसिंग, बहुत बड़ी दवाइयाँ प्रेसिंग पेन की, दबाने वाले दर्द। नेक्स्ट, स्क्वीजिंग पेन, यूं स्क्वीज करने वाला, जैसे कैक्टस का बड़ा खासा स्क्वीजिंग पेन। पैरालिटिक पेन, कास्टिकम, साइना, ड्राइंग पेन, मैकफास, कोलोसेन, खींचने वाले दर्द। कटिंग, काटा जा रहा है, स्टेफिसेगेरिया, आर्निका, लीडम। नेक्स्ट, आपने मोडेलिटी नहीं किधर छोड़ी, मोडेलिटी मैंने लिखवाई थी वो किधर छोड़ी है। हाँ, मोडेलिटी ऑफ पेन। अब मोडेलिटी ऑफ पेन, कभी दर्द कम होता है कभी दर्द ज़्यादा होता है। वो कहता है जी दिहाड़ी दिन को ठीक रहता है, रात को जल्दी से तो मोडेलिटी, सर्दी से दर्द बढ़ना। अब मोडेलिटी
स्ट्रेस एग्रीवेशन, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, स्लीप एग्रीवेशन, स्लीप एमिनेशन, ये एक, इसकी तो बहुत सारी थी मोडेलिटी, बाकी किधर गई है? हर मोडेलिटी के दो रुख आपको नजर आएंगे, हरकत से जाती, हरकत से कमी, सर्दी से जाती, सर्दी से कमी, गर्मी से जाती, गर्मी से कमी, और यहाँ दवाइयाँ बदलती जाएंगी। यहाँ दवाइयाँ ये उड़ गया कहीं। हाँ, रेस्ट एग्रीवेशन मतलब आराम से फाका है। अब वो आराम से फाका किसको है? ब्राउनियों का। आराम से फाका, वो कहते हैं मैं लेटा रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, बैठा रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ। ब्रायोनिया का बड़ा खास है। रेस्ट एमोलरेशन, रेस्ट एग्रीवेशन, वो लेटने ही नहीं देता जी दर्द। रोस्टॉक्स, रोडेंड्रॉन, रूटा, कलकेरिया, ये लेटने ही नहीं देता। चलने से ज़्यादा हो जाता है जी, चल ही नहीं सकता जी। ब्रायोनिया, कोल्चिकम, चल नहीं सकता। और लेटता हूँ तो नहीं लेटता, तो वो उससे मिलती जुलती है। डे एग्रीवेशन, तमाम साइकोसिस पेन जो है वो डे एग्रीवेट करेंगे। तमाम सिफिलिटिक पेन रात को एग्रीवेट करेंगे। नेक्स्ट मतलब लेइंग एग्रीवेशन, अलेक्सिस वाला नहीं लेट सकता, उसको दर्द शुरू हो जाएगा। रस्टक वाला लेट नहीं सकता, उसको दर्द शुरू हो जाएगा। डे टाइम एग्रीवेशन किसकी है? आपकी नेट्रम सल्फ की है, आपकी किसकी है? मेडोरिनम की है, आपकी थूजा की है। नाइट एग्रीवेशन किसकी है? सिफलिनियम की है, ओरोमेट की है, मर्कसाल की है, एसिड नेट्रे की है। ये सारे नाइट एग्रीवेशन में चली जाएंगी। नेक्स्ट, इसको फिल कर लेना, टाइम लगेगा। एक साइड पे लेट सकते हैं जैसे। हाँ, पेनफुल साइड पे नहीं लेट सकता। अब मर्कसाल वाला जो है वो दर्द तरफ नहीं लेट सकता। अब ब्रायोनिया वाला दर्द की तरफ ही लेटेगा। होगा दोनों को जिगर में दर्द, दोनों को लिवर में पेन होगा, लेकिन मर्कसाल वाला इधर नहीं लेट। ब्रायोनिया दर्द की तरफ ही लेटेगा, प्रेशर रखेगा उस पर। मर्कसाल वाला प्रेशर नहीं लेगा, लेक्सेस वाला प्रेशर नहीं लेगा, कोलेसेंट वाला प्रेशर लेगा, मैकफास वाला प्रेशर लेगा, हाइपेरिक एपरसल वाला प्रेशर नहीं लेगा, लेक्सिस वाला प्रेशर नहीं लेगा, मर्कसाल वाला प्रेशर नहीं लेगा। तो इस तरह याद करना। गर्मी से अच्छा, बड़ी मजे की ये इतनी बड़ी साइंस है डिस्चार्ज एग्रीवेशन और डिस्चार्ज एमोलरेशन, कि किसी भी वाइटल यूरिन का, स्टूल का, वाइटल फ्लूइड, सीमन, किसी चीज़ के डिस्चार्ज से दर्द में फाका हो जाता है तो लेक्सिस कभी फेल नहीं होती, पल्सटीला कभी फेल नहीं होती, जिंकम मेट कभी फेल नहीं होती। लेकिन इसके बिल्कुल उलट चले जाएं कि डिस्चार्जिंग से मर्ज बढ़ जाता है तो काली कार बहुत बड़ी दवाई है, चाइना बहुत बड़ी दवाई है, एसिड फास्ट बहुत बड़ी दवाई है, कालीफास बहुत बड़ी दवाई है। वो चाहे दर्द कोई भी है, मेरे पास एक बंदा बड़े अरसा चलता रहा, उसको दर्द कमर का ठीक ना हो, एक दो मिनट कहता है डॉक्टर साहब जदू तो मैंने मोशन लग देने, फिर मैं उस दिन मेरा दर्द ठीक रहना, मैं उठा के लेक्सिस दी थी, आज 5 साल मुड़ के नहीं, उसको मुड़ के नहीं हुआ एक डोज के साथ। डिस्चार्जेस, किसी किस्म के डिस्चार्जिंग से मरीज अफाका महसूस करता है तो लेक्सिस कभी फेल नहीं होता। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो कैंसर का दर्द है, चाहे वो कोई भी दर्द है, कोई भी दर्द, इसका रुख बाहर की तरफ। सांप का जहर जब बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो पेन, दर्द, इवन जिंदगी गई, और जब वह जहर बाहर का रुख अख्तियार करता है तो ज़िंदगी बच जाती है। लिहाजा जब किसी डिजीज़ का रुख बाहर की तरफ जा रहा है, डिस्चार्ज जहर जिस्म से निकलेगा तो क्या होगा? फाका ही होगा ना।
इसकी ये नेचर, आप एक आम पेन से लेके कैंसर के पेन तक भी आप इसको अगर रखते हैं, इसके अंदर जितने भी दर्द हैं, अगर डिस्चार्जिंग से फाका होता है तो लेक्सिस बहुत बड़ी दवा, डिस्चार्जिंग से फाका हुआ है तो पल्सटीला बहुत बड़ी दवा, जिंकमेट बहुत बड़ी। कितनी मज़े की साइंस है यार, एक एक लाइनें याद करनी है, एक एक चीज़ याद करनी है। कोल्ड एग्रीवेशन, कोल्ड एग्रीवेशन, जैसे हीट से, कोलोसेंथ वाले को हीट से फ़र्क पड़ता है, मैग्नीशिया फास्ट वाले को हीट से फ़र्क पड़ता है, नक्स वोमिका को हीट से फ़र्क पड़ता है, सिलेशिया को हीट से फ़र्क पड़ता है, रस्टास को हीट से फ़र्क पड़ता है। गर्मी से ज़्यादती हो जाती है, फास्फोरस, सल्फ़र, लेक्सिस, ये गर्मी से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पेन्स होते हैं, इसको हम जाके वहाँ भी सही, मतलब यहाँ मोडेलिटी हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है यही दवाइयाँ मेंसेस होने से दर्द फ़र्क पड़ जाता है, तो यही दवाइयाँ डिस्चार्जेस वाली वहाँ काम आ जाएंगी। अगर मेंसेस ना हो तो उससे पहले दर्द बढ़ जाता है, तो वही जो दवाइयाँ सप्रेशन से आ रही हैं वो काम करेंगी। मेंसेस आने से दर्द बढ़ जाएगा तो काली कार्ब चाइना काम करेगी। डिस्चार्जेस से दर्द बढ़ जाता है तो काली कार्ब चाइना एसिड फास्ट काम करेगी। डिस्चार्जेस से फाका हो जाएगा तो लेक्सिस, पल्सटीला, जिंकोमेट काम करेगी। थिंक अबाउट डिजीज एग्रीवेशन, ऑक्सैलिक एसिड काम करेगी। नेक्स्ट, चलें जी, स्ट्रेस एग्रीवेशन, इग्नेशिया, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, कोफिया, स्लीप एग्रीवेशन, आफ्टर सोने के बाद, लेक्सिस वाला सोने के बाद भी तकलीफ उठाता है, नींद ना पूरी होने से तकलीफ उठाता है, कॉकुलस, नींद आने से तकलीफात में बेहतरी होती है। नींद प्रॉपर आ जाए तो तकलीफ़ बेहतर हो जाती है। और वो कहते हैं नींद अगर तो कॉकुलस उल्टा हो गया, नींद ना आने से तकलीफ़ हो जाना फिर भी कॉकुलस, नींद सही आने से तकलीफ में बेहतरी हो जाना फिर कॉकुलस। आप क्रॉस क्वेश्चन में मरीज़ को घेरेंगे, मरीज़ आपको कंफ्यूज करेगा। मरीज़ का काम ही है डॉक्टर को कंफ्यूज करना। वो एक मैंने लतीफ़ा पिछले दिन मुझे किसी ने भेजा था, वो डॉक्टर कहता 10 ना कितने दर्द ही, कहना सवाल करी जा रहा, करे 10 ना कितने दर्द ही, कहना फीस कट करेगा, कहना नहीं फीस मैं पूरी ला सकता, कहना फिर लभदा रहा दर्द मैंने कितने, फिर ढूंढता रहो कहाँ दर्द है, मैं भी बैठा हूँ तू भी बैठा है। कहता है 10 ना यार कितने दर्द ही, कहना फीस तो पहले कट करना फिर 10 ना कितने। वो कहता फीस में नहीं काम करता, कहता फिर दर्द ढूंढता रहो। तो मरीज को घेरना पड़ता है आपको, वो आपको कंफ्यूज करना है, आपने उसके कंफ्यूजन को कंट्रोल करना है। मरीज बाद में बहुत झूठ बोलता है, कंफ्यूज करता है और ठीक भी होता है और आके कहेगा नहीं जी मैंने तो कोई फ़र्क नहीं। अब मुझे पता मैंने इस मर्ज़ की दवाई, मैंने कहा अच्छा ये चीज़ ठीक है, वो ये तो पहले रोज़ ही ठीक हो गई थी। तो मैं क्या तू तो मैंने दसिया ही नहीं। वो नहीं जी ये तो नहीं ना ठीक है। मैं कहा तू पहले नहीं दसिया, मेरे को तो नोट ही नहीं। फिर वो काबू आ जाएगा, मतलब वो कंफ्यूज करेगा, प्रेशराइज करेगा डॉक्टर को आके। वो बीमारी जो बताई नहीं होगी वो आके कहेगा ये तो ठीक ही नहीं हुई, भाई दवाई तो इस चीज़ की लाए, वो ये तो ठीक हो गई थी जी, इसका तो छोड़ो ना। तो मैं कहा मैंने तो इसी की दवाई दी थी। तो वो कंफ्यूज करेगा आपको, प्रेशराइज करेगा। नेक्स्ट, आगे चले यार, ये तो हो गया, ये हो गया सारा।
पीछे जा, प्लगिंग, और प्लगिंग पेन है एक बीच में अभी मुझे नज़र आया, प्लगिंग पेन। अब ये एनाकार्डियम की सिम्टम है, वो कहते हैं डॉट लग गई है जी, यहाँ ऐसा डॉट कॉक, इसको कहते हैं प्लग कर देना, इधर जी प्लग हो गया जी, डॉट लग गई। प्लग पेन एनाकार्डियम का खासा है। आगे चलें, आगे चलें, और आगे चलें। हाँ नहीं, एक मिनट। टाइप ऑफ पेन, ये मैं कर नहीं गया पहले। नर्व पेन ये कर गया हूँ, ये डबल हो गया। अब शुरू के मेरे सवालनामे पे चले जाएं, शुरू के सवालनामे पे चलें, नहीं मैकेनिज्म के बाद आ जाएं। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे जी, हम ऑर्गन स्पेसिफिक पे हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम हेड टू टो, हमने एक जनरल पेन को डिस्कस किया, जनरल पेन की मेडिसिन आपको बताई, मोडेलिटी पे बताई, डायरेक्शन पे बताई, और एक जनरल हर दवाई की दो अलामतें आपको एक एक बताई। उसके बाद हम चले जाएंगे ऑर्गन, हम सर से लेके अंगूठे तक, पाँव के अंगूठे तक हम पेन डिस्कस करें नेक्स्ट। ठीक है जी, कोई मज़ा आया? कोई नहीं।